नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का रिटायरमेंट। तो पापा, कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का आज अंतिम दिन है। कल से आप पिंजरे से आज़ाद पंछी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रतीक नाश्ते की मेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला, कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में अब इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। पिछले 35 साल से घर से सुबह तैयार होकर खाने का डब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। श्यामलाल जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कोई बात नहीं पापा, 1-2 दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे। कहकर प्रदीप हंस दिया। मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं, नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। आप यह क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर खटने के बाद, हम सब भाई बहनों को लायक बनाने के बाद अब आपको क्यों कोई नौकरी की तलाश है? क्या यह आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है। प्रतीक ने बड़े ही लाड से कहा, मैं सब समझ गया बेटे, रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। श्यामलाल जी का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटे, आज घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में है ही नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना, ले जाना, सब्जी भाजी से लेकर सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं आजकल अधिकतर वृद्ध। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते हैं। इस पर प्रतीक ने कहा, बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियां अलग अलग होती है। आपको ऐसा कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ, पर कृपया फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। प्रतीक ने विनती करते हुए अपने पिता से कहा। इस पर श्यामलाल जी कोई उत्तर देते, इससे पहले ही बहू किरण आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चले क्या, देर हो रही है? हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। प्रतीक उठ खड़ा हुआ और अपने घर से चला गया। बेटा किरण, नाश्ता तो कर लो, प्रतीक की माँ उषा जी बोली। माँ जी, चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुँच कर लूँगी। आज बंटी को हल्का बुखार था, परीक्षा थी इसलिए स्कूल गया है। रामू काका जल्दी ले आएगा। माँ जी, आप जरा संभाल लीजिएगा। किरण जाते हुए अपनी सासू माँ से बोली, बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। उषा जी ने बहू किरण को आश्वस्त किया। चिंता करने की जरूरत भी कहाँ है। यह अस्थाई नौकरानी जो बैठी है दिन भर हुक्म बजा लाने को, श्यामलाल जी कटु स्वर में बोले। इस पर उषा जी ने जवाब देते हुए कहा, अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोआ कर तैयार हो जाओ। आज तो ऑफिस जाना है ना आपको, कल से घर बैठकर आराम से अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो। किरण तो नाम की माँ है, बंटी और बबली को तो तुम्ही ने पाल कर बड़ा किया है। पड़ोस की सुधांशु की पत्नी इसी काम के लिए आया को 7,000 रुपये देती है। आपके विचार से आया और दादी में कोई अंतर नहीं है क्या? मैंने तो प्रतीक और उसकी दोनों बहनों को भी पाल पोसकर बड़ा किया है।
तब तो आपने यह प्रश्न कभी नहीं उठाया। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर इतना साफ साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही बेटे के घर पर उसका घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। क्या कह रहे हो जी? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। घर में नौकर चाकर क्या सोचेंगे? अच्छा हुआ कि प्रतीक, किरण और बच्चे घर पर नहीं हैं, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर की बातें सुनकर ना जाने क्या सोचते वे लोग। मैं किसी से नहीं डरता और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ। श्यामलाल जी बड़े ही शान से बोले, क्यों अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने पर तुले हो जी? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप प्रतीक को कभी भी क्लर्क नहीं बनाएंगे, आप प्रतीक को डॉक्टर बनाएंगे। हाँ, तो क्या नहीं बनाया उसे डॉक्टर? उस दिन हमने कितनी तंगी में दिन गुजारे, या क्या तुम नहीं जानती हो? जानती हूँ जी, मैं सब जानती हूँ। पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करे तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना प्रतीक तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसी ने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर ले लिया। दोनों बहनों की विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके वश की बात ना थी। ऊषा जी धारा प्रभा होते हुए बोले जा रही थी। तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपना कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी ना करे तो एक साथ रहने का अर्थ ही क्या है? प्रतीक ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। उषा जी ने कहा, वह सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। श्याम जी अब अपनी अकड़ में थे। इस पर उषा जी ने उनसे कहा, समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। कड़वाहट या कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा बेटा बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रौब दिखाएं तो मैं यह सह नहीं पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाल ली है और दिन भर ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। उषा जी का स्वर अनचाहे भर्रा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ। आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहन कर जाऊंगा ऑफिस। श्यामलाल जी तैयार होकर दफ्तर चले गए, पर उषा जी को सोच में डुबा कर छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति श्यामलाल जी का हाल देखकर उषा जी का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते रहते कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अगर अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगा देंगे। शाम को फूल मालाओं और उपहारों से लदी श्यामलाल जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही उन्होंने पोते पोती बंटी और बबली के गले में फूल मालाएं डाल दी थी और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक धर्मपत्नी उषा जी को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी घूमने चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे। उन्हें अच्छा मूड में देखकर बच्चे जिद करने लगे थे। इस पर उषा जी बच्चों को समझाया, कहीं नहीं जाना है, बंटी को बुखार है, वैसे भी आइसक्रीम खाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
फ्रिज में ढेरों आइसक्रीम पड़ी है। ठीक कहती हो, श्यामलाल जी बोले। बच्चों, कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। उषा, एक प्याली चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा। कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। उषा जी के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे कि वे किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से वे घर की शांति को भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप श्यामलाल जी के लिए चाय बनाकर ले आई। अगले दिन श्यामलाल जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो उषा जी स्वयं को रोक नहीं सकी। टोकना अवश्य था क्या? शुभ कार्य के लिए जा रहा था, अब तो काम शायद ही बने। श्यामलाल जी झुंझलाकर बोले, मुझे लगा कि आप आज घर पर ही विश्राम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफिन तैयार करके लाती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। श्याम जी अपनी ही धुन में थे। पापा कहाँ गए? नाश्ते की मेज पर प्रतीक अपनी माँ से पूछ बैठा। वे तो रोज की तरह घर से निकल गए हैं, कह रहे थे किसी आवश्यक कार्य से जाना है। उषा जी ने अपने बेटे प्रतीक को बताया। माँ, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया है, अब जब कुछ आराम करने का समय आया तो फिर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। क्या कहूँ बेटा, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने इनके मन में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि अब घर में उनको कोई नहीं पूछेगा। बात बात में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर कभी आँच नहीं आने देंगे। प्रतीक ने माँ से कहा, उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही कहाँ है। घर में आराम से रहे, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिए। इस विषय पर बहुत कहासुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस ना करने का निर्णय ले लिया है, पर मन ही मन मैं बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ? इसी तरह तनाव में रहे तो अपनी सेहत चौपट कर लेंगे पापा। उषा जी रो पड़ी। चिंता मत करो माँ, सेवानिवृत्ति के समय कई लोग इस तरह के तनाव में शिकार हो जाते हैं, प्रतीक ने माँ को समझाया। श्यामलाल जी जब दोपहर को घर आए तो उन्होंने देखा प्रतीक खाने की मेज पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या कानाफूसी हो रही है? मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही? वे थके होने पर भी मुस्कुराकर उनसे पूछा। इस पर प्रतीक ने जवाब दिया, हो तो रही है, हम सब को आपसे बड़ी शिकायत है। प्रतीक ने कहा, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? कल आपका विदाई समारोह था, आप सपरिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए। माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं। क्या कह रहे हो प्रतीक? इन्हें सपरिवार बुलाया गया था विदाई समारोह में? उषा जी ने आश्चर्य होकर बोला। पूछ लो ना माँ, पापा सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो इनके सहकर्मी मनोज ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता कहाँ है? उषा जी नाराज होते हुए बोली। बात यह नहीं है, मुझे लगा प्रतीक और किरण इतने नामी गिरामी चिकित्सक हैं, वे मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में क्यों आएंगे? उषा सदा पूजा पाठ और बंटी व बबली के साथ व्यस्त रहती है, इसलिए मैं किसी से कुछ कहे बिना अकेले ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सपरिवार जाने की परंपरा है। श्याम जी क्षमा याचना पूर्ण स्वर में बोले। आपकी समस्या यह है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं, जिन्होंने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान भी करते हैं जो इस तरह की
नौकरियों से अपनी जीविका कमाते हैं। बेटे प्रतीक का आरोप सुनकर कुछ क्षणों के लिए श्यामलाल जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, या उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? तभी प्रतीक की दोनों बहनें भी आ पहुंची। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो ना। प्रतीक हंसा था, पर श्यामलाल जी ने झटपट अपने आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आई? उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से अचरज होकर पूछा। इस पर प्रतीक ने जवाब दिया, ये दोनों अकेली नहीं बल्कि सपरिवार आई है, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं घर पर। क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायर होने का फंक्शन मना रहे हैं। यह सब क्या है? हमारे परिवार में इस तरह के किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। इस पर प्रतीक ने उत्तर दिया, परंपराएं बदली भी जा सकती है पापा। हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। इनके हाथों से यह फाइल ले लो। पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे। प्रतीक ने श्याम जी की फाइल की ओर इशारा करते हुए अपनी बहनों से कहा। नीना ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो पापा की डिग्रियां और पापा का बायोडाटा है। या क्या पापा, आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं? नीना आश्चर्यचकित होकर बोल पड़ी। चलो चाय नाश्ता लग गया है। तभी बहू किरण ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ यह फाइल मुझे दे दो, मैं इसे ताले में रखूंगा। प्रतीक उठते हुए बोला। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उषा जी ने भरे गले से कहा। इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी। श्याम जी ने उल्लाहना देते हुए पत्नी उषा से कहा। मुझे भी कहाँ पता था, मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं, ना तुम ना तुम्हारे बच्चे। पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला? उषा जी नाटकीय अंदाज में बोल पड़ी और वहां से चल दी। श्याम जी सोचते रह गए। उषा शायद ठीक ही कह रही है, परिवार की धुरी है वह, पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। ये तो केवल वही थे जो आत्मसम्मान के नाम पर इतने आत्म केंद्रित हो गए थे कि कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। ना जाने मन में कैसी कुंठाएं पाल ली थी उन्होंने। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।